नमस्कार मित्रों एवं प्रिय विद्यार्थियों। सीधी सटीक बात डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आजकल आप देख रहे हैं हिंदी का वैश्विक स्वरूप। आज इस 18वें और अंतिम भाग में मैं हिंदी को वैश्विक बनाने में हम भारतीयों का क्या योगदान हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करूंगा। उससे पहले मैं अपने उन मित्रों, विद्यार्थियों, परिचित आत्मीयजन के नाम आप तक पहुंचाना चाहूँगा जो मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं इस वीडियो श्रृंखला को विभिन्न रूपों में देखकर, सुझाव देकर, सराहना करके। तो इसमें पहला नाम है कैप्टन सिद्धार्थ शरण। वे वायुयान चलाने का कार्य बहुत दक्षता से करते हैं, लेकिन हिंदी की मेरी इन वीडियो को देखने में भी रुचि रखते हैं और अपने सुझाव देते हैं। शिप्रा शरण, वे भी बहुत ही हमारी प्रिय परिवारजन हैं और वे हमें इसको सराहना करती हैं। इसके अतिरिक्त राजेश शर्मा, जो न्यूज़ फॉर सिटी के साथ जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकार हैं और बहुत प्रखर वक्ता हैं। डॉक्टर हरनेक सिंह गिल, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं, वहाँ से सेवानिवृत्त होकर वे अभी सक्रिय हैं कई क्षेत्रों में। प्रीति शर्मा, पंजाब के मोड़ से, वे लगातार मेरा उत्साहवर्धन करती हैं। कवि कलाम भारती, राष्ट्रीय स्तर के बहुत अच्छे कवि हैं। तुलिका सेठ, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही यशस्वी गज़ल गायिका हैं और गाज़ियाबाद में रहती हैं। तुलिका सेठ का उत्साहवर्धन मुझे मिलता है। आशुतोष शुक्ल, जो हमारे साथी रहे हैं श्रीराम कॉलेज में हिंदी विभाग में। डॉक्टर अंजना गुप्ता, भगिनी निवेदिता महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका हैं। नीलम चौधरी, हिंदी शिक्षिका हैं। ये सब समय समय पर मेरा उत्साहवर्धन करते रहे, मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी संदर्भ में एक और बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। 3-4 दिन पहले ब्रिटेन से यशस्वी कथाकार, लेखक, कवि तेजेंद्र शर्मा जी का मेरे पास फ़ोन आया और मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वे भी मेरी इन वीडियो को देखते हैं और उन्हें वीडियो देख करके न केवल मेरा उत्साहवर्धन किया बल्कि काफ़ी देर तक हिंदी के वैश्विक स्वरूप को लेकर अपने विचार, अपनी चिंताएं, अपने सुझाव मेरे साथ बांटे। उनकी एक महत्वपूर्ण चिंता जो मैं यहाँ अलग से उल्लेख करना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि हिंदी का वैश्विक स्वरूप बनाने के लिए हमें पहले हिंदी का एक मानक रूप बनाना होगा और वह मानक रूप जो हम विदेशियों को जब हिंदी सिखाते हैं और वे विदेशी जब भारत में आकर के हिंदी बोलते हैं तो यहाँ वे विचित्र प्राणी जैसे लगते हैं, क्योंकि हम विदेशियों को जो हिंदी सिखाते हैं वे तत्सम प्रधान, संस्कृत निष्ठ और संस्कृत की व्याकरण वर्तनी के आधार पर सिखाते हैं, जबकि भारत में इस समय या तो इंग्लिश चल रही है या उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी। ऐसे में वे यहाँ आकर भौचक्का सा रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न उन्होंने यह भी महत्वपूर्ण उठाया कि इस समय जो विदेशों में हमारे प्रवासी साहित्यकार साहित्य लेखन कर रहे हैं, उनकी नई पीढ़ी तैयार नहीं हो रही है। अब जो नए बच्चे भारत से विदेशों में, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर बस रहे हैं, वे उस प्रकार से हिंदी भाषी नहीं हैं, हिंदी के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं जैसे कि 40-50 साल पहले गए हुए भारतीय लोग। यह भी एक चिंता का विषय उन्होंने बताया, क्योंकि यदि ये नई पीढ़ी हिंदी को वहाँ नहीं अपनाएगी, इसमें साहित्य सृजन नहीं करेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 20-30-40 सालों में प्रवासी हिंदी साहित्य लेखन दम तोड़ दे। ये उनकी चिंताएं थी। और दूसरी बात उन्होंने की कि भारत में हिंदी को बचाइए आप, विदेशों में हम हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने कुछ विचारणीय बिंदु हम भारतवासियों के लिए विशेष रूप से रखे हैं, हालांकि बाकी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है। हम अपने देश में अपनी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बचाएं। इसके लिए एक 10 सूत्री कार्यक्रम मैंने बनाया है और वह कार्यक्रम मैं आज आपके साथ यहाँ पर बांटना चाहूँगा। आप देखें और यदि सहमत हों तो आप मुझे प्रतिक्रिया रूप में लिख करके भेजिएगा कि आप मेरे इन सुझावों से सहमत हैं। और जब भी आपको अवसर मिले
आप भी इन विचारों को फैलाइए। इन पे मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये विचार पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलें और हम सब लोग इन बातों को अपनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के प्रयास करें और हिंदी को सही अर्थों में वैश्विक स्वरूप प्रदान करें। तो मित्रों, आइए देखते हैं मेरे विचार में जो 10 सूत्र हैं हिंदी को वैश्विक स्वरूप प्रदान करने में, उनके बारे में मैं अपनी राय यहाँ आपके साथ रखता हूँ। हिंदी का वैश्विक स्वरूप बनाने में हम भारतीय क्या करें, हमारा क्या योगदान हो सकता है, हमारा क्या उत्तरदायित्व है इस संबंध में, उसको मैंने 10 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत रखा है। और इसमें पहला सूत्र है, हिंदी को भारत में, अपने घरों में, हिंदी भाषी प्रदेशों में बचाने का प्रयास हम करें, क्योंकि हिंदी का सबसे बड़ा संकट इस समय हिंदी भाषी प्रदेशों में ही है। यहाँ हमारी अगली पीढ़ी हिंदी से कट रही है, हमारे घरों से हिंदी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। हमें इस दिशा में सजग होकर के प्रयास करने होंगे। दूसरी बात, बहुत छोटा सा कार्य है, लेकिन बड़ा दुख है कि हम वह भी अंग्रेजी में करते हैं। अपने हस्ताक्षर, हालांकि हस्ताक्षर की कोई भाषा नहीं होती, किंतु फिर भी न जाने क्यों हम हस्ताक्षर अंग्रेजी भाषा में ही करने लगे हैं। यह मान लिया गया है कि हस्ताक्षर केवल अंग्रेजी में ही होंगे, जबकि हस्ताक्षर की कोई भाषा नहीं होती। और यदि कोई भाषा हमें अपनानी ही है तो हम हिंदी भाषा या भारतीय भाषा में अपने हस्ताक्षर करें। इसी प्रकार घरेलू समारोह, चाहे शादी आदि का अवसर हो या घर में कीर्तन या जागरण की स्थिति हो या जन्मदिन हो, उसके जो निमंत्रण पत्र हैं उन समारोहों के, वे भी हम अंग्रेजी में छपवाते हैं, जबकि हमारे सभी रिश्तेदार, हमारे मित्र परिचित भली भांति हिंदी और भारतीय भाषाएं जानते हैं और कई बार तो वे अंग्रेजी में उतने सक्षम नहीं होते हैं। फिर भी हम ये अंग्रेजी में छपवाते हैं, इन्हें हम हिंदी में और अपनी भारतीय भाषा में छपवाएं। अपने परिचय पत्र, जिसको हम परिचय पत्र के रूप में हम अपना आइडेंटिटी कार्ड या हम अपना विजिटिंग कार्ड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वह परिचय पत्र हम हिंदी में ही बनवाएं, तो हमारा हिंदी के प्रति प्रेम भी उसमें व्यक्त होगा। और यह कहना ठीक नहीं है कि लोगों को हिंदी समझ नहीं आती है या किसी अंग्रेजी वाले को हम कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे। ऐसा कभी कोई अंग्रेजी वाला आ जाए तो उसके लिए 10 कार्ड अलग से आप छपवा लीजिएगा या उसके पीछे की तरफ छपवा लीजिएगा, अन्यथा ऐसी कोई आवश्यकता भारत में कभी नहीं आती कि उसे हिंदी ना आती हो। तीसरी बात, घर में नई पीढ़ी के साथ अपनी मातृभाषा में ही बात करें। तो यहां मैं कहना चाहता हूं कि संकट केवल हिंदी पर नहीं है, बल्कि सारी भारतीय भाषाओं पर संकट है और अंग्रेजी धीरे धीरे सारी भारतीय भाषाओं को यहां से हटाती जा रही है, विस्थापित करती जा रही है। हमारे घर से हमारी मातृभाषा, हमारी बोलियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उनकर हमें बचाने के लिए अपने घरों में अपने छोटे बच्चों को इन भाषाओं, बोलियों से जोड़ना है। चौथी बात, हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की ही तरह हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण का भी एक मानक रूप बनाया जाए, उसका मानकीकरण किया जाए। अभी यह मानकीकरण केवल वर्तनी के स्तर पर हुआ है, व्याकरण का ऐसा मानकीकरण भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है। हिंदी शिक्षण में भी अब एक रूपता लाने की आवश्यकता है। मैंने आगे भी इसको बिंदु को दोबारा लिया है। पांचवा बिंदु है, हिंदी में ज्ञान के, साहित्य के मौलिक सृजन और अनुवाद को बढ़ावा दें और प्रवासी हिंदी साहित्य को महत्व दिया जाए। तो 2 बातें मैंने इसमें कही हैं। एक, ज्ञान का साहित्य, उसका मौलिक सृजन हो, अनुवाद हो, विदेशों में जो अच्छा कार्य हो रहा है ज्ञान विज्ञान में, उसको हम हिंदी में लेकर के आएं। और दूसरा, मौलिक सृजन हम हिंदी में करें, तब हम नई बात कह पाएंगे और हिंदी को समृद्ध करेंगे और हिंदी को वैश्विक स्वरूप प्रदान करेंगे। इसी के साथ जो प्रवासी साहित्य लिखा जा रहा है विदेशों में हिंदी में, जिस पर हम पहले बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, उसको हम महत्व दें। हालांकि महत्व देने का कार्य शुरू हो गया है। कई विश्वविद्यालयों में प्रवासी साहित्य पर अब एमफिल, पीएचडी जैसे शोध कार्य हो रहे हैं। इनको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है और इन साहित्यकारों को सम्मानित करने की भी आवश्यकता है, इनका उत्साहवर्धन करने की भी आवश्यकता है। छठा बिंदु मैंने लिखा है कि 12वीं कक्षा तक, ध्यान दीजिए, छठे बिंदु में मैं लिख रहा हूं 12वीं कक्षा तक प्रत्येक विद्यार्थी राष्ट्रभाषा हिंदी और एक अन्य भारतीय भाषा पढ़े। यह अनिवार्य होना चाहिए हर विद्यार्थी के लिए, जबकि इसके विपरीत हो यह गया है कि 12वीं कक्षा में अब अंग्रेजी पूरे देश में अनिवार्य हो गई है, थोप दी गई है देश में हिंदी,
और किसी ने इसका चूं तक नहीं की, विरोध तक नहीं किया, और न जाने संविधान के किस नियम में अंग्रेजी को 12वीं कक्षा में अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि होना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को पढ़े और एक भारतीय भाषा पढ़े। 2 भाषाएं हर विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। उसके बाद वह वाणिज्य विषय ले, विज्ञान ले या अन्य विषय ले। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी एक भारतीय भाषा अनिवार्य हो। यह भारतीय भाषा चाहे हिंदी हो या कोई अन्य भारतीय भाषा हो, यह भी एक भाषा अनिवार्य रूप से भारत में सभी विश्वविद्यालय स्तर की और उच्च अध्ययन में, चाहे वह हमारे विज्ञान के विद्यार्थी हों, वाणिज्य के हों, और यहाँ तक कि हमारे जो प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, हमारे जो आयुर्विज्ञान संस्थान हैं, वहाँ भी हमारी हिंदी और भारतीय भाषा को अनिवार्य किया जाए। ये भी एक आवश्यकता है हिंदी के पक्ष में। 7वां बिंदु है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। जैसा कि सारे दुनिया भर के वैज्ञानिक और सभी इस तरह के जो विद्वान हैं, वे इस बात को एक मत से स्वीकार करते हैं, और जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, वे भी इस बात पर दृढ़ रूप से एक मत हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। और हमारे देश में तो प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम थोप दिया गया है। उच्च स्तर पर शिक्षण भारतीय भाषा के माध्यम से हो। अभी ये धीरे धीरे पिछले 50 सालों में हम देख रहे हैं कि पूरे देश में अंग्रेजी माध्यम थोप दिया गया है। जो कार्य अंग्रेज अपने 200 साल के शासनकाल में नहीं कर पाए, वह हमने 70 सालों में कर दिखाया है। यह एक शर्मनाक बात है, विडंबना है, हमारी कथनी करने का अंतर है। इसे हमें दूर करना होगा। इससे पहले तक 1947 तक भारतीय भाषा में उच्च शिक्षा हो रही थी, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाओं में हो रही थी। तो वहां हम उन भाषाओं को बढ़ाते, राष्ट्रभाषा हिंदी को माध्यम के रूप में बढ़ाते। इसके स्थान पर हमने पूरे देश में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य कर दिया उच्च शिक्षा में। और ऐसे में जो भारतीय भाषाओं से पढ़कर विद्यार्थी आते हैं बड़ी संख्या में, वे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, वहां जाके अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और शिक्षा बीच में ही छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। ऐसे कुछ मेधावी छात्रों को मैं भी जानता हूं। मित्रों, 8वां बिंदु है, भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प से कार्य हम करें, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है कि हम भारतीय संविधान में हिंदी को अब राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करें और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास और भी जोर शोर से किए जाएं। और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम भारत सरकार को उठाने हों वह उठाए जाएं। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने यह आश्वासन दिया था कि भारत इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगा। और जिस तरह से विश्व योग दिवस हमने शुरू करवाया है, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को एक भाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने में हम हर संभव प्रयास करेंगे। और खर्चे की दिक्कत नहीं है, विदेशी समर्थन की आवश्यकता है। 9वां बिंदु है, हिंदी का एक राष्ट्रीय तथा एक वैश्विक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और हिंदी का एक वैश्विक मानक रूप बनाया जाए। तो आज आवश्यकता है कि हम एक वैश्विक पाठ्यक्रम बनाएं जिसमें 50 से 60% चीजें सामान्य हों और बाकी 40 से 50% जो बातें हैं वह उस प्रदेश या उस देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसमें जोड़ी घटाई जाएं। लेकिन एक वैश्विक पाठ्यक्रम जब तक नहीं होगा तब तक हिंदी का वैश्विक स्वरूप नहीं बन पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और यही बात तेजेंद्र शर्मा जी ने भी बातचीत में रखी थी मेरे साथ। इसके पश्चात 10वां और अंतिम बिंदु है, जो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में काम कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में वर्धा में काम कर रहा है, उनको वैश्विक स्तर के अनुरूप उन्नत किया जाए और वहां वैश्विक स्तर की सुविधाएं और वहां पे कार्य किए जाएं। और सचमुच सही अर्थों में हिंदी का वैश्विक स्वरूप बनाने में दोनों संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उस भूमिका को हम दृढ़ संकल्प के साथ सुनिश्चित करें। तो मेरे विचार में ये 10 सूत्र यदि हम अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी का वैश्विक स्वरूप हमारे सामने आने वाले कुछ ही सालों में बन जाएगा। तो मित्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के 4थे सेमेस्टर में पढ़ रहे विद्यार्थी जो जेनरिक इलेक्टिव का विकल्प चुनते हैं हिंदी का, उनका एक प्रश्न पत्र है, ये पूरे का पूरा 4थे सेमेस्टर में पूरा प्रश्न पत्र है हिंदी का वैश्विक स्वरूप। मैंने उसको भी ध्यान में रखा और अपने अन्य हिंदी प्रेमी मित्रों, शिक्षकों, साहित्यकारों को हिंदी संबंधी अच्छी जानकारियां, सकारात्मक जानकारियां मिलें, इस उद्देश्य से मैंने
इस वीडियो श्रृंखला में इस बात को जोड़ा, हिंदी का वैश्विक स्वरूप। और ये 18वीं कड़ी थी। 18 कड़ियों में मैंने इस विषय को जितना मेरी सीमाओं में संभव था मैंने इसको वर्णन किया है। विषय बहुत व्यापक है, इसमें शोध की अपार संभावनाएं हैं, बहुत कार्य अभी होना बाकी है। मैंने केवल प्रेरणा दी है और सभी शोधार्थियों से, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से, साहित्यकारों से मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय में अधिकाधिक ज्ञान अर्जित करके इस बात को सारी दुनिया में फैलाएं कि हिंदी वैश्विक बने। और इसके लिए हम तैयार हैं, कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और ये कार्य हम करके ही रहेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ये मेरा आज की ये कड़ी यहाँ पूर्ण होती है और अब मैं अगली कड़ियों में कुछ और बातें हिंदी के संबंध में लेकर के आऊँगा और मेरा प्रयास रहेगा कुछ सकारात्मक बातें, कुछ अच्छी जानकारियाँ, कुछ मानकीकरण के बिंदु, कुछ व्याकरण वर्तनी के भ्रम दूर करने के प्रयास, जितनी मेरे पास उपलब्ध है 2-4 बूंदें ज्ञान की, वह मैं इन कड़ियों के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँ। और मेरा एक ही लक्ष्य है, सीधी सटीक बात। अनावश्यक अनर्गल बातचीत, समय खराब करने वाली मैं पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने इसका नाम रखा सीधी सटीक बात, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के साथ। तो देखते रहिए मेरी वीडियो श्रृंखला, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियां देते रहिए। मेरा उत्साहवर्धन होता है, मुझे अच्छा लगता है जब आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।